नमस्कार। स्वागत है आपका रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। बहुत समय हो गया इस बार आपसे मिले हुए। कैसे हैं आप? कैसी रही आपका दशहरा, आपकी धनतेरस, आपकी दिवाली और हमारा विश्व कप? त्यौहार आपके बहुत अच्छे गए होंगे। वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा गया। क्रिकेट में जिसको इंटरेस्ट है, मुझे बहुत है। मैंने पूरा लग करके देखा, सारे मैचेस देखे। मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा। हिंदुस्तान में क्रिकेट का अलग ही क्रेज़ है। अपना वो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात मैं इस पे करूँगी कि इतना अच्छा 10 मैचेस में लगातार भारत जीतते हुए और शानदार तरीके से जीतते हुए फाइनल में पहुंचा। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई थी और ऐसे लग रहा था कि इस बार भारत ही वर्ल्ड कप उठाएगा तीसरी बार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत मतलब सभी को हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये सोच लिया था। अमूमन मेरी ये व्यक्तिगत मेरी विशेषता कह लें या कमज़ोरी कह लें कि नेगेटिव मैं सोच ही नहीं पाती हूँ, सोचना ही चाहती नहीं हूँ, इसीलिए सोच नहीं पाती हूँ। सुबह से लेके अंत तक, जब तक पूरी तरीके से तय नहीं हो गया कि भारत हार गया है, मैं किसी जादू के चमत्कार की उम्मीद में थी कि कुछ तो होगा, गेम तो कभी भी पलट सकता है। वो नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतरीन खेला, इसमें कोई शक नहीं है। वो बिल्कुल खांटे चैंपियंस की तरह खेले और जीत गए। और सिर्फ यही है, जो प्रैग्मेटिक लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जैसा करते हैं वैसा मिलता है। इस खेल के उस दिन से, यानी वर्ल्ड कप के फाइनल से, हर चीज़, हर वो चीज़ जो आपको अंदर तक उद्वेलित कर देती है, यानी जो आपको इंस्टिगेट करती है और जो आपको प्रिक करती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, कुछ सिखाती ज़रूर है। मैंने क्या सीखा वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप भी बताइएगा कि आपने क्या सीखा। वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद जब सब कुछ तय हो गया, जब पहले तो उसमें सिंकिन ही नहीं कर पा रही थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। बहुत देर तक मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, ऐसा तो शायद नहीं हुआ है कि हम हार गए हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे शाम हुई, रात हुई, चीज़ें जैसे कहते हैं ना सेटल हो गई नीचे बॉटम में जाके, तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैंने अपनी व्यक्तिगत जो सीख ली वो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगा कि वर्तमान जो होता है ना, जिसे हम आज कहते हैं, वही सब कुछ होता है। अतीत यानी पास्ट में आपकी क्या ग्लोरी रही, क्या आपकी उपलब्धियां रहीं, वो कोई मायने नहीं रखती उस दिन आज पर आकर के। और भविष्य आपका कैसा होगा उसके विषय में भी हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने जो कुछ भी है वो वर्तमान है। देखिए ना, 10 मैचेस की शानदार जो चेन थी वो एक दिन में धूमिल हो गई बिल्कुल। मतलब जो नेगेटिव लोग हैं उनकी मैं सुन रही हूँ तो वो 10 मैचों का श्रेय नहीं दे रहे हैं हमारी टीम इंडिया को, और उसकी आलोचना हो रही है। एक दिन की आलोचना तो खैर बहुत कम हो रही है, जो भी अच्छे जानकार हैं और वो सब यही कह रहे हैं कि वो एक ख़राब दिन और पिच की टेक्निकलिटीज़ और ये सब। तो खैर ये इन सब बातों, मतलब मुझे जो ये लगा कि जो कुछ होता है वो आज होता है। महात्मा बुद्ध कितना पहले कह गए, हम जब खुद भोगते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आती हैं ये बातें कि आज को हम वश में कर सकते हैं, उस पर ही केवल हमारा नियंत्रण है। न भूत पर है, न अतीत पर है और न भविष्य पर है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। जिस चीज़ के लिए मिलते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैंने एक नई कहानी लिखी है, वो भी, उसका भी बड़े दिलचस्प चीज़ें हैं दो चार, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहानी एकदम तरोताज़ा है, बिल्कुल हाल ही में लिखी गई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है। बहुत व्यस्तताएं थी आप सब की तरह मेरी भी, तो वो पूरी नहीं हुई है। चूँकि लंबी हो रही है तो मैंने ये सोचा कि चूँकि मुलाकात भी बहुत दिन से नहीं हुई है, हमारी आपकी पेंडिंग है, तो मैं इसको शुरू कर देती हूँ सुनाना आपको। और अगर बहुत लंबी होगी तो हम इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे, और वो होगा ऐसा ही होगा क्योंकि उसका अंतिम जो उसको अंत उसका मैंने नहीं किया है अभी, उसको एंडिंग नहीं दी है। तो दूसरी दिलचस्प बात यह है इस कहानी की कि चूंकि कहानी पूरी नहीं है तो मैं शीर्षक भी मैंने उसको अभी तक नहीं दिया है। तो मैंने सोचा शुरू में कि कैसे बिना शीर्षक की कहानी कैसे सुनाऊंगी आपको, फिर मुझे लगा कि एक तात्कालिक शीर्षक मैं इसको दे देती हूँ ताकि आपको सुना सकूँ। और अगर अगला भाग जब भी मैं जैसे ही पूरा कर लूँगी, बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँगी, और मैं तब सुनाऊँगी, सुनाने के बाद अगर मुझे लगेगा
कि नहीं, ये शीर्षक नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ख़त्म करने के बाद, तो हम वो दे देंगे। घर की खेती है, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल आप कहानी चूँकि मेरी आधी शुरू हो गई और अच्छी शुरू हुई है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको सुन लें जितनी मैंने लिखी है, तो वो आप सुन लीजिए। और कहानी कुछ फ़िलहाल मैंने, जिसको कहते हैं ना टेम्परेरी टाइटल, वो मैंने दिया है मधुमिता। तो सुनिए मधुमिता को। हे देवी माँ प्रसन्न हो। मधुमिता जब माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ करके उनकी मूर्ति के आगे नतमस्तक हुई तो मंदिर के पंडित जी ने शंख बजा दिया। मधुमिता मन ही मन बहुत खुश हो गई कि शुभ संकेत है ये तो। पूजा अर्चना के बाद यदि मंदिर का घंटा या शंख बज जाए तो कहा जाता है कि मनौती पूर्ण होती है। मधुमिता कम पढ़ी लिखी लेकिन आज़ाद ख्याल युवती, जिसने जीवन हमेशा लगभग अपनी शर्तों पर जिया। माँ पिता रईस डॉक्टर दंपत्ति थे, लिहाजा माँ पिता से ज़्यादा घरेलू आयाओं और नौकरों के बीच मधुमिता का समय बीता। इकलौती संतान मधुमिता के लिए खिलौनों कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक ममतामयी सानिध्य की। माँ के पास इतना समय ही नहीं था कि कभी बिटिया के पास बैठकर जीवन सलीके से जीने के सूत्र सिखाती। पिता तो जैसे अमूमन पिता होते हैं कि संसाधन तो पूरे जुटा दिए, लेकिन बिटिया क्या सीख कर बड़ी हो रही है इसका सारा जिम्मा माँ पर छोड़ दिया। माँ के पास केवल समयाभाव था, यानी समय का अभाव था। ऐसा नहीं है कि बड़ी होती मधुमिता ने महसूस माँ के पास केवल समय अभाव था, ऐसा नहीं है। यानी माँ के पास समय बहुत कम था, ऐसा नहीं है। उसके क्या कारण थे वो मैंने आगे लिखा है कि जब कभी माँ गुस्से में होती तो बेसाख्ता उनके मुंह से एक बात ज़रूर निकलती थी। मधुमिता ने महसूस किया था कि वो कहती थी कि एक तो बेटी उस पर नक चढ़ी, बेटा होता तो मैं मार के समझा देती। एक बार पिता माँ के झगड़े को भी मधुमिता ने अपने कमरे में सहम के सुना था, कि जहाँ पिता ने उसने पिता को कहते हुए सुना था कि एक वारिस तो दे नहीं पाई तुम मुझे। और माँ का कर्कश जवाब भी उसे याद है कि बड़े डॉक्टर बने फिरते हो, इतना भी तुम्हें याद नहीं रहता कि बेटे बेटी की पैदाइश का जिम्मेदार सिर्फ बाप होता है। खैर, मधुमिता बिल्कुल उस पेड़ की तरह बड़ी हुई जिसे ज़मीन में लगा के सिर्फ छोड़ दिया गया। ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत से ज़्यादा खाद पानी दिया गया, लेकिन प्रूनिंग बिल्कुल नहीं की गई। प्रूनिंग, गार्डनिंग जो करते हैं या जो शौकीन हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, प्रूनिंग होती है कटाई छटाई। माली अपने हर पौधे से बहुत प्यार करता है, लेकिन शाख पर यदि कीड़ा लग रहा हो या तना ज़रूरत से ज़्यादा झाड़ी झंकार की तरह बढ़ रहा हो तो कैंची से शाख और झाड़ काटने में एक कुशल माली बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, और इसी को प्रूनिंग कहते हैं। तो वो मैंने लिखने की कोशिश की है कि उसको खाद पानी तो मिला, ज़रूरत से ज़्यादा मिला मधुमिता नामक पौधे को, लेकिन प्रूनिंग बिल्कुल नहीं हुई। बहरहाल मधुमिता इंटरमीडिएट तक पहुँचते ही किताबों से ऊबने लगी और बिना अनुशासन के बढ़ती लड़की वो सब काम करने लगी जिसमें स्वाभाविक तौर पर किशोर बच्चों के मन में एक जिज्ञासा पैदा होने लगती है। झूठ, चालाकियाँ और फरेब किसी व्यक्ति में जन्मजात नहीं होता, यह सब परिस्थितियों की पैदाइश होती है। जब कभी देर रात क्लिनिक से लौटी माँ मधुमिता के कमरे में झांकती और उसे वहाँ ना पाकर अगली सुबह उससे पूछताछ करती तो मधुमिता के पास झूठी दलीलों की लंबी फहरिस्त होती कि फ्रेंड के यहाँ नाइट स्टडी करने गई थी या फिर लंबी वॉक के लिए निकल गई थी, वगैरह वगैरह। माँ के सफ़ेद बाल जो उन्होंने कलर किए थे वो अनुभव से ही पके थे, किंतु बेटी के विषय में लापरवाह पेरेंटिंग उनकी विवशता थी। पति से ज़्यादा बनती नहीं थी, सो अपने भव्य क्लिनिक में सैकड़ों मरीजों के बीच मैडम मैडम सुनते हुए उन्हें दिन बिताना ज़्यादा बेहतर लगता था। इधर मधुमिता उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां लड़के, प्रेम, रोमांस, हार्मोन सब मिलकर एक किशोर बच्चे के पूरे व्यक्तित्व पर बुरी तरह हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे में माँ पिता का सही मार्गदर्शन या तो बेटी को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है या अगर इसके विपरीत हो तो सब परिणाम उल्टे ही आते हैं। मधुमिता का 19 साल की उम्र में पहला अबॉर्शन
माँ के खुद के क्लिनिक में हुआ था तो डॉक्टर दंपति के हाथ पांव फूल गए थे। पिता ने एकांत में जाकर नौकरों से घर खाली कराने के बाद पत्नी और पुत्री को लगभग आदेश दे दिया था कि एक बराबर के स्टेटस वाले रईस डॉक्टर के बेटे से उन्होंने मधुमिता की शादी की बात तय कर दी है। अगले ही माह सगाई और विवाह संपन्न हो जाएगा, यह फरमान डॉक्टर पिता ने जारी कर दिया था। इमेच्योर अफेयर, रिलेशन, एबॉर्शन के जाइंट व्हील पर झूलती, वो बड़ा वाला झूला, इमेच्योर अफेयर, रिलेशंस, एबॉर्शन के जाइंट व्हील पर झूलती मधुमिता अब दूसरे डॉक्टर घराने की बहू बनकर ससुराल आ गई थी। मधुमिता की पैदा होने पर उसकी कुंडली में ज्योतिषाचार्य ने लिखा था कि कन्या को सब धन वैभव मिलेगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन चित्त की शांति के नक्षत्र कुंडली में शून्य है। पीली पड़ती कुंडली के वो धूमिल शब्द मधुमिता की माँ को याद आ गए जब विवाह की पहली ही सालगिरह पर मधुमिता ने माँ के घर आकर डेरा डाल दिया था। डॉक्टरों की विरासत वाला ससुराल कब तक दहेज वाली मर्सिडीज की गाड़ी और लाखों रुपए पर जीवन गुजारता। एक साल में बहू मधुमिता के लक्षण पता चले कि ना तो पढ़ाई लिखाई वाला ग्रेस और कॉन्फिडेंस है और ना ही घर का कोई काम उसे निपुणता से आता है। डॉक्टर पति भी रोज की अजब गजब डिमांड और पत्नी की अस्त व्यस्त दिनचर्या से उकताने लगे थे। मायके आई पुत्री को पिता ने सलाह दी कि घर जाओ और नए सिरे से सब ठीक करने की कोशिश करो। माँ भी रोती सुबकती मधुमिता को ढांढस तो बंधा रही थी, लेकिन बिटिया स्थायी तौर पर मायके आ जाए यह कोई समाधान उन्हें लग नहीं रहा था। धीरे से उन्होंने भी बेटी के कान में कहा, एक बेबी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। मधुमिता को माँ पिता अपनी कॉन्टेसा कार में बिठाकर वापस ससुराल छोड़ आए थे और अब मधुमिता को एक बेबी की दरकार थी जो कि उसके वैवाहिक जीवन में स्थिरता ला सके। इतना ही लिखा है मैंने अभी तक, तो इतना ही सुनाती हूँ मैं आपको आज। बहुत जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट पूरा कर लूँगी, तो बने रहिए मधुमिता के साथ और ये जानने के लिए कि अगले एपिसोड में क्या करेगी मधुमिता, ठीक होगा या बिखरेगा या क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता। एज अ राइटर मुझे नहीं पता, कि मैंने कुछ तय नहीं किया है कि मैं इस कहानी को कैसा प्रवाह दूंगी। जाते जाते छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, कहानी कभी भी कोरी कल्पना नहीं होती है। कहीं ना कहीं कोई बीज ईमानदारी का मिल जाता है राइटर को, जिस पर फिर वो अपनी कल्पना शक्ति का विस्तार देता है। आपको छोड़ जाती हूँ मधुमिता के साथ। इसी बीच मुझे बताते रहिएगा कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपके कमेंट से, आपकी टिप्पणियों से मुझे कोई सूत्र मिल जाए अपना आगामी प्रसंग लिखने के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा टिप्पणियों में कि ये वाला भाग आपको कैसा लगा। उसी के अनुसार हो सकता है कि मैं आपको दूसरा भाग सुना दूँ। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मधुमिता के दूसरे भाग के साथ रंगरेजी में। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।